आज हमारी चर्चा जो है, जो बिहार की गतिविधियां हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी की सरकार 8वीं बार वो सीएम बने, तेजस्वी यादव की सपोर्ट से आरजेडी और इनकी सरकार दोबारा बनी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा का विषय हमारा रहेगा कि हरियाणा में जो एक देवेंद्र सिंह बबली हैं, उनका टोहाना के वो एमएलए हैं और मिनिस्टर भी हैं करंट सरकार में। उनका एक वीडियो उन्होंने निकाला है जिसमें अपनी सरकार में करप्शन में लिप्त मंत्रियों और विधायकों के बारे में उन्होंने एक बात उठाई है। ये है हरियाणा का मामला। उसके बाद जो एनपीएज हैं, जो सरकार बड़ी बड़ी रेवड़ियां बांट रही है बड़े कॉरपोरेट्स को, उसका आंकड़ा जो लोकसभा राज्यसभा में दिया गया। उसके बाद एक मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के कंपनी को टेक ओवर करके जो उनकी बैड डेट्स को क्लियर करना था, उसके बारे में क्या निकल के आया है वो हम चर्चा करेंगे। और आखिरी में जो पीएसयूज में एम्प्लॉयमेंट घटती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर पब्लिक पीएसयूज को टेक ओवर कर रहे हैं, उसमें क्या आगे की गतिविधियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा विषय है कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना के 8वीं बार खुद सीएम की शपथ ली है, तो उससे बड़ा क्लियर हो गया है कि एक एक रास्ता खुल गया है कि आप आने वाले समय में बिहार की सीटों पर बीजेपी को क्लियर केक वॉक नहीं होगा। जनता दल की सपोर्ट से उनकी सरकार चल रही थी और सुशील मोदी के ना रहने के कारण बिहार में काफ़ी सारी चीज़ों में कई एक्टिविटीज़ ऐसी हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को कई जगह बुलाया गया और वहाँ पे नीतीश कुमार जी को संबोधन के लिए बुलाया नहीं गया और उनको इनविटेशन नहीं दिया, इस वजह से वो नाराज थे। और जिस तरीके से स्पीकर हाउस कंडक्ट कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों से और प्रशासन से रिपोर्टें मांग रहे थे, उसको लेकर, स्पीकर की गतिविधियों को लेकर भी वो काफ़ी नाराज थे। और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता चला कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार एकनाथ शिंदे की बनी, उस तरीके से जो उनके मिनिस्टर थे, पावर मिनिस्टर सेंटर में, उनके द्वारा एमएलए को खरीद फरोख्त का ऑपरेशन लोटस बिहार में भी करने की मंशा थी बीजेपी की, उसको लेकर भी वो शुभ थे। तो उन्होंने अब एक बिगुल तो बजा दिया है बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का। अब ये महागठबंधन किसके साथ बनता है, कैसे बनता है, इसमें कौन कौन प्रमुख रहेंगे, क्या कांग्रेस इस गठबंधन का पार्ट होगी या उसको लीड करेगी, या जनता दल के पुराने, जिस तरीके से देवगौड़ा जी ने कहा कि पुराने जितने भी जनता दल के लोग हैं, अगर वो जन मोर्चा में फिर से इकट्ठे हो जाएं तो बीजेपी को एक टक्कर दे सकते हैं आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 में। तो ये सब देखना है। अभी एक वीडियो कल निकल के आया है कन्हैया जी का, आईएनसी के प्रवक्ता हैं। इस वीडियो को देखिए, तब चर्चा करते हैं इस बारे में। आप जो है अग्निपथ में देख लिए हैं कि क्या हुआ है। 5 साल के लिए मंत्री बनेंगे, 5 साल के लिए एमएलए बनेंगे, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए मिलेगा। ये क्यों किया गया है? ताकि श्रम की चोरी की जा सके, ग्रेच्युटी ना मिले, पेंशन ना मिले, आपको कोई सुरक्षा ना मिले। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर में हो रहा है, सारे सेक्टर में रोजगार की यही हालत है। तो बिहार में आज रोजगार का सवाल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए बेकार की बात, ये मौका है कि कीजिए रोजगार की बात। और ये मौका तब और पैदा हो जाता है जब भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है। ये बात मैं कह रहा हूं, इस बात को आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस देश में बीजेपी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती है। ज्यों ही बीजेपी विपक्ष में गई, रोजगार की बात करना शुरू कर दी। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से देश को अपील करना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये राजनीति का मुद्दा रहे, तो भाजपा को विपक्ष में बिठाइए। भाजपा को ज्यों ही विपक्ष में बिठाइएगा और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के आपको रोड पे दिख जाएंगी। भाजपा को अब ज्यों ही विपक्ष में बिठाए बिहार में, तुरंत वहां पे रोजगार की बात होनी शुरू हो गई। 10 लाख, 20 लाख, जब 10 लाख और 20 लाख का बात होगा तो 2 करोड़ रोजगार का भी बात होगा ना। तब देश का बहस जो है वो हिंदू मुसलमान से निकल करके काम पे आ जाएगा। जब काम पे बात होने लगेगी, अपने आप हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगी। तो जो देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर देश में बात हो। और जो एक अंधेरे का वातावरण बनता जा रहा था ना कि भाजपा तो अजय है, इसको हराया नहीं जा सकता है, ए साहब ये बिहार है, संभल के रहिएगा। यहाँ पे लोग जो है ना उड़ती हुई चिड़िया का पर जो है गिन लेते हैं। अपना आप सूटकेस लेके घूमते रह जाइएगा। हम अपना श्रम बेचते हैं, पूरे देश में जाकर के मजदूरी करते हैं, श्रम बेचते हैं, ईमान नहीं बेचते हैं, इस बात को याद रखिएगा।
और जब भी देश में अंधेरा बढ़ता है तो आशा की किरण बिहार से आती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष का संदेशा बिहार ने दिया है। देश के युवाओं से अपील है कि आपका मुद्दा रोजगार है, देश के आम लोगों से अपील है कि आपका मुद्दा महंगाई है। इन मुद्दों पर राजनीतिक विमर्श हो, और उस विमर्श को बतौर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते इसको हम जिम्मेवारी से निभाएंगे, और देश के जो सवाल हैं, जो सकारात्मक मुद्दा है, जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, उसको हम ले जाने का प्रयास करें। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, उन्होंने श्रम के बारे में बात की कि बीजेपी सरकार श्रम की चोरी करना चाह रही है। जिस तरीके से अग्निवीर की स्कीम निकाली कि 4 साल में उनको रिटायर कर देंगे ताकि उनको पीएफ, ग्रेच्युटी या इंश्योरेंस ना देनी पड़े और पेंशन ना देनी पड़े, और इसी तर्ज पर और भी पीएसयूज में सरकारी कर्मचारियों को 4-4, 5-5 साल की रिटायरमेंट स्कीम देके, रिक्रूटमेंट देके रिटायर कर दिया जाएगा। इससे श्रम की चोरी होगी और देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और रोजगार के साधन और कम हो जाएंगे। तो इस बारे में उन्होंने आगाह किया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बीजेपी की पार्टी है वो ऑपोजिशन में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब वो ऑपोजिशन में होती है, बिहार में तो 10 लाख 20 लाख नौकरियों की बात करती है कि अब तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा था, आरजेडी के जो लीडर हैं, कि उन्होंने कहा था कि मैं 20 लाख नौकरियां दूंगा या 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो अब बीजेपी उसकी डिमांड करी तो कहते बहुत अच्छे लगते हैं, एटलीस्ट रोजगार की बात तो करते हैं। जब गैस महंगी होती है तो 2013 में जिस तरीके से गैस के सिलेंडर पे बीजेपी ने देश में पूरे आंदोलन किया, और स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर सर पे उठा के उन्होंने इसका आगाह किया था, जब सिलेंडर की कीमत सिर्फ मात्र 50 से 100 रुपए बढ़ी थी। अब तो कीमत सिलेंडर की 1100 रुपए से ऊपर हो गई है, और बीजेपी की सरकार उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। तो अगर वो ऑपोजिशन में होती तो शायद गैस के, पेट्रोल पे, डीजल के प्राइस को लेके आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो जाता। तो ऑपोजिशन में तो बीजेपी बहुत अच्छी है, कार्यरत करती है, पर देश की राजनीति जब उनके हाथ में आ जाती है तो उसके बाद वो बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेती है, और उसके बाद वो किसी भी विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, काले धन के मुद्दे पर, या बाहर से पैसा आना था, इन मुद्दों पर, या लोकपाल के मुद्दे पर, या करप्शन के मुद्दे पर, ये बिल्कुल सरकार मौन व्रत धारण कर लेती है। तो ये ऑपोजिशन में रहे तो अच्छा है, और देश को चलाने के लिए बाकी पार्टियों को, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है या जनता दल महागठबंधन है, इन लोगों को मौका दिया जाए स्टेट में गवर्नमेंट बनाने का, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का, तो देश का ज्यादा विकास होगा। तो ये बात उन्होंने कही। अब दूसरा विषय जो हम डिस्कस करेंगे हरियाणा का। हरियाणा के टोहाना के मिनिस्टर हैं देवेंद्र सिंह बबली। वो उन्होंने एक करप्शन की बात की। आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में। बिल्कुल लगेगी। जब तक देवेंद्र सिंह बबली को सीट पर बिठाया हुआ है, मैं किसी को यहाँ पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ के एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आका उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता, और ये जनता समझदार है। मैं ये मानता हूँ आने वाले समय में, ये तो 2.5 साल में फिर चुनाव आएंगे, जो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में, फिर बार बार कह रहा हूँ, करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बन के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी है। लाल फीता शायद है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या और डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर? आम जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे करप्ट लोगों के मुंह काले करने शुरू करो, इनके कपड़े उतारने शुरू करो, तब जाकर ये आप अपने हकों की लड़ाई लड़ पाओगे। हमने एक सेनापति के रूप में मैंने अपने टोहाना लोगों की लड़ाई शुरू की हुई है, और ये लड़ाई पूरे हरियाणा को लड़नी होगी। और जो ऐसे करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं, इनको राजनीति से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उनको जब जब मौका मिलेगा, ये वही फितरती बिच्छू हैं, इनको जब जब मौका देंगे, आप जब जब आपको डसने का काम करेंगे, आपका खून चूसने का। जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा, उन्होंने कहा कि जो लोग एमएलए बने और 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टियां उन्होंने पिछले 4 वर्षों में, 4.5 वर्षों में बना ली, तो ये इसी बात को आगाह करता है कि करप्शन जो है वो काफी है देश में, और उस करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। हरियाणा की सरकार एमएल खट्टर के अंडर बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर वो अपनी पार्टी और जेजेपी के साथ गठबंधन में जेजेपी के लोगों को, एमएलएस को, या अपने मिनिस्टर या लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती करप्शन में, तो वो देश में कैसे भ्रष्टाचार को खत्म करेगी।
तो ये एक बहुत सीरियस विषय है, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने खुद कहा मैं मिनिस्टर हूँ करंट गवर्नमेंट में, और मैं इस बात से हैरान हूँ कि जिस तरीके की प्रॉपर्टी और काला धन यहाँ के मिनिस्टर्स और एमएलए इकट्ठे कर रहे हैं, ज़मीनें बना रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, तो इसके बारे में सरकार चुप क्यों है? राज्य की सरकार या राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं एमएल खट्टर साहब, इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? तो ये बात निकल के आ रही है। तीसरा मामला हम बात करेंगे एनपीएस का। आपको ज्ञात होगा कि लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा था कि बैंकों ने करीब 10 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 वर्षों में, वित्तीय वर्षों में वेव ऑफ किया है, एनपीए घोषित किया है। इसमें 1,57,096 करोड़ रुपया 2021-22 के वर्ष वित्तीय वर्ष में, 2,02,781 करोड़ रुपए उससे पहले 2020-21 के वित्तीय वर्ष में, 2019-20 में 2,34,170 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुआ, और 2,36,265 करोड़ रुपए उससे पहले 17-18 के वित्तीय वर्ष में। तो 5,000 में इन 5 सालों में अभी तक जो है टोटल 2017-18 में 1,61,328 करोड़ रुपए, तो ये टोटल मिला के बनता है 9,91,640 करोड़ रुपए इन 5 वित्तीय वर्षों में राइट ऑफ किया गया है, 2017-18 से लेके 2021-22 तक। ये चीज सामने आ रही है। और एक इंफॉर्मेशन, और ये क्लिप 1 दिखाई है, इसमें अनिल अंबानी है। इसमें एक और चीज सामने ये आई है कि एक पैक्ट हुआ था रिलायंस आरआईएल जो मुकेश अंबानी ग्रुप की है, और अनिल अंबानी ग्रुप जो थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम सेक्टर में थे, तो उनसे उन्होंने करीब एनसीएलटी में ये माना कि उनका 41,055 करोड़ रुपए का ड्यू बनता है, जिसमें टोटल जो डायरेक्ट एक्सपोजर था 30 लेंडर कंपनीज थी एसबीआई लेड, उसमें कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे और कई प्राइवेट बैंक्स भी थे। तो एसबीआई का सबसे ज्यादा एक्सपोजर था। टोटल एक्सपोजर जो 30 लेंडिंग कंपनीज का था वो 13,483 करोड़ रुपए का था। तो इसमें डील हुई थी। आरआईएल ने कहा कि अनिल अंबानी का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, जो आरआईटीएल जिसको कहते हैं, उसका जो भी डेट है वो उन्होंने सेटलमेंट किया था मात्र 3,720 करोड़ रुपए, मतलब 65% वेवर लेने के बाद उन्होंने 3,720 करोड़ रुपए में दिसंबर 2020 में रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया था, और उसमें कुछ 880 करोड़ रुपए उनके रिलायंस रियल्टी के प्रेफरेंस शेयर्स थे उनके पास। तो उनका जब ये रियलाइज हो जाएगा पैसा, तो 800 करोड़ रुपए भी जमा करा देंगे, और 250 करोड़ रुपए जो रेजोल्यूशन कॉस्ट थी, जो खर्चा हुआ रेजोल्यूशन अराइव करने का, वो 250 करोड़ रुपए भी वो दे देंगे। मतलब टोटल माना जाए तो 4,000 करोड़ रुपए में, 4,400 करोड़ रुपए में ये 13,483 करोड़ की डायरेक्ट ड्यूज और 41,000 करोड़ के टोटल ड्यूज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। पर वो पैसा उन बैंकों को नहीं मिलेगा। एनसीएलटी ने ये कहा कि इसका पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोसीडिंग्स का, वो एस्क्रो अकाउंट में पैसा वो जमा कराएंगे। तो रिलायंस ने शर्त रखी कि पहले सारे बैंक्स मिलकर एनओसी इशू करेंगे, एनओसी इशू करते ही हम ये पैसा एस्क्रो अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद एनसीएलटी डिसाइड करेगी, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करेगी कि वो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें कुछ फॉरेन बैंक्स भी थे, जैसे कि एक बैंक का नाम मैं आपको बताऊं, कतार दोहा बैंक था। उस कतार दोहा बैंक डायरेक्ट फंड एक्सपोजर उनका था। उन्होंने कहा हम इस बात को नहीं मानते। उन्होंने एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान पे एनसीएलटी में अपीलेंट अथॉरिटी में कंप्लेंट दाखिल की है। उसकी अगली तारीख अगस्त 28 है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, अदानी साहब का 2,22,000 करोड़ का टोटल कर्जा है सरकारी और गैर सरकारी बैंकों पे, और उन्होंने 44,000 करोड़ का एक और कर्जा उठाया है, जिसमें उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट में फॉरेन कंपनीज का स्टेक खरीदा है। एक कंपनी में शायद 8% और एक कंपनी में शायद 10.5%। तो ये 44,000 करोड़ मिला के आज की डेट में 2,75,000 करोड़ रुपए तो मात्र हिंदुस्तान के लैंडिंग कंपनीज का अदानी साहब को देना है। फॉरेन ऑपरेशन से वो कितनी लैंडिंग, कितना लैंडिंग उन्होंने लिया है, कितना पैसा उन्होंने फॉरेन ऑफशोर कंपनी से लिया है, यूएई, दुबई, लंदन, अमेरिका, ये इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। पर टोटल जो उनका अभी डे अमाउंट बनता है वो करीब 2,75,000 करोड़ रुपए बनता है। इसीलिए वो विश्व के चौथे सबसे अमीर आदमियों की गिनती में अब वो आते हैं। वो ये डेट कैसे क्लियर करते हैं और कैसे इसके बारे में आगे चर्चा पता लगेगी किस तरीके से अपना डेट फ्री करते हैं। रिलायंस ने, अंबानी साहब ने, तो आपने देखा जब लॉकडाउन हुआ 2019 2020 24-25 मार्च को 2020 में जब लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद से कई खबरें आई जिसमें कई कंपनियों ने, कई वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया रिलायंस की कंपनियों में, और जो उनके ऊपर 1,75,000 करोड़ का था उन्होंने अपने आप को डेट फ्री कर लिया।
और डेट फ्री करते ही उन्होंने अपनी कंपनीज को विभिन्न विभिन्न भागों में बांट दिया। उन्होंने रिटेल का आर्म अपना अलग कर दिया, जियो और टेक्नोलॉजी अपना इंटरनेट सर्विसेज और जियो कम्युनिकेशन कंपनी अलग कर दिया। वो तीनों बच्चे उन्होंने उनको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को उन्होंने डायरेक्टर बना दिया और कंपनीज को डेट फ्री कर दिया और अपनी डेट ट्रांसफर कर ली। तो इसलिए अंबानी साहब का तो अब इस टाइम हिंदुस्तान में उनकी डेट अब थोड़ी ही है, अगर होगी भी तो थोड़ी बहुत है, पर अदानी साहब की डेट बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए अदानी एंटरप्राइजेस का या अदानी ग्रुप का कुछ नुकसान होता है तो देश के बैंकों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और सीधा सीधा इसका असर सरकार के वित्तीय खाते पे पड़ेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो पीएसयूज के बारे में है, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को और सशक्त करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, उसको प्राइवेट नहीं होने देंगे। ये वीडियो देखिए मोदी जी का वो क्या कह रहे हैं। मेरा मत है, अगर जो आज डूबा हुआ पीएसयू है उसके भी जो एम्प्लॉइज हैं उनको अगर विश्वास में लिया जाए और उन्हीं के जिम्मे डाल दिया जाए तो वो किसी प्राइवेट कंपनी से अच्छा चला के दिखाते हैं। इसलिए पीएसयू को एम्प्लॉइज के प्रति आशंका करके निर्णय नहीं करने चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए काम करने का, उनकी ताकत पे भरोसा करना चाहिए, उनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट करने का तक और अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, मोदी जी बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीएसयूज में बहुत सारी हमारी क्षमताएं हैं, देश के टैक्स के पैसे से ये पीएसयूज बने हैं। अब देखिए बिजली का नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, जो इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगे, थर्मल प्लांट्स लगे सरकार के टैक्स के पैसे से, इतना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगा बिजली के वितरण का, वो प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में देने से सारा प्रॉफिट जो है प्राइवेट कंपनीज कमाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक का यूज होगा। पब्लिक को उसमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या स्टेट कमीशन देती हैं, बड़े उद्योगों से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वसूलती हैं, टैरिफ वसूलती हैं, और छोटे लोगों को जो है उस टैरिफ का बेनिफिट देती हैं, गरीब किसान को, गरीब लोगों को, छोटे उद्योगों को। अब चूंकि नेशनल फीडर जो है वो अपना नेशनल फीडर बन जाएगा और स्टेट लेवल के जो लोड फीडर्स हैं उनकी क्षमता ही खत्म हो जाएगी, उनकी क्षमता के अनुसार वो लोग ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट ग्रामीण इलाकों में सस्ती बिजली नहीं मुहैया करा पाएंगे, क्योंकि सरकार ने ये कह दिया कि रेवड़ी बांटने का काम जो है स्टेट की सरकारों का नहीं। तो वो पैसा तभी उनको, जब वो पैसा जमा करा देंगे स्टेट कमीशन जेनको जनरेटर कंपनीज को, पावर परचेज एग्रीमेंट के जो उनकी शर्तें हैं उनको पूरा कर लेंगे, जिसमें 85% पैसा टैरिफ का जो है वो पहले जमा कराएंगे, जब भी वो फ्री की बिजली या फ्री की रेवड़ी बांट सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे पीएसयूज को इसमें नुकसान होगा, कैसे स्टेट कमीशंस को और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर्स सेंटर के हाथ में आ जाएगी और उसके द्वारा वो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। तो प्राइवेट उद्योग क्या करेंगे कि बड़े इलाकों में बिजली, जहाँ पे बिजली का टैरिफ ज्यादा है, बड़े उद्योगों को बड़े शहरों में बिजली 24 आवर सप्लाई रहेगी, और गांव में जो 2-4 घंटे बिजली 5 घंटे मिलती है वो बिजली भी नहीं मिलेगी। और बिजली इतनी इरेटिक है, उसका करंट भी इतना इरेटिक है कि पानी की मोटरें और ट्यूबवेल जो है वो खराब हो जाते हैं। तो बिजली का ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और पीएसयू से रिलेटेड ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही थी कि प्राइवेटाइजेशन से नुकसान होगा पीएसयूज का, पर अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि पीएसयूज में अब एम्प्लॉयमेंट और कम हो, 2,85,000 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, पीएसयूज से निकाले जा चुके हैं, बिकॉज पीएसयूज के पास पैसा नहीं है एक्सपेंशन का, पैसा देने का। और जबकि प्राइवेट टॉप 10 कंपनीज में 3 लाख नौकरियां फ्रेश दी गई हैं, आईटी सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में, और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में, पावर सेक्टर में। तो जितने भी बैंकों का पैसा है वो प्राइवेट हाथों में जा रहा है, और प्राइवेट हाथों में कंपनीज जो है वो जॉब जनरेट कर रही हैं, और जो पीएसयूज हैं वो पैसा, देश के संसाधन जो है वो उसको बाइफरकेट किया जा रहा है। अब जैसे आपने देखा तेल कंपनियों ने 5-5.5 लाख करोड़ रुपए कमाया, जब तेल के दाम क्रूड ऑयल के कम थे तब भी पेट्रोल डीजल महंगा बिक रहा था पूरे लॉकडाउन में, उससे पहले भी। तो वो पैसा जो है उन सिक कंपनीज को दिलवा दिया गया, एलआईसी का, ओएनजीसी का, एचपीसीएल का, बीपीसीएल का। वो पैसा उन कंपनीज को चला गया जो कंपनी के जो वो करती थी। कई स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज हैं गुजरात की और स्टेटों की, वो पैसा वहां से डाइवर्ट किया गया। और अब जबकि क्रूड महंगा हो गया है और पेट्रोल डीजल के दाम फ्रीज हैं, अब उन कंपनीज पे प्रेशर पड़ रहा है। एचपीसीएल ने अपने लॉसेस घोषित किए, बीपीसीएल ने अपने लॉस घोषित किए। तो इसी वजह से, क्योंकि जब उनके पास प्रॉफिट था
तो वो उस प्रॉफिट को डाइवर्ट कर दिया गया। अगर वो प्रॉफिट उनके मार्जिन में रहता तो अब जो लॉसेज हुए थे वो कवर हो जाते, तो ये ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आप एक ये वीडियो देखिए, ये रिपुन बोरा जी हैं, आईएनसी के एमपी हैं असम के, क्या कह रहे हैं। हाँ, 70% तो हमने नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी में किया। मैं इसको एक हमारा गांव में एक कहावत है मैडम, वो कहावत क्या है, जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है, और सब बाप का प्रॉपर्टी सब बिकने के जब खत्म हो जाता है तो वो आरोप लगाता है, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया, मेरा बाप ने मेरे को क्या दिया। तो यही है हाल, यही है। आप देखिए मैडम, मैं ये नीति आयोग का है, मेरा नहीं है, जो जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया Jawaharlal Nehru, he created 33 number of PSUs, no privatization. Lal Bahadur Shastri, he created 5 numbers of PSU, no privatization. Indira Gandhi created 66 numbers of PSU, no privatization. Morarji Desai created 9 number of PSU, no privatization. Rajiv Gandhi created 16 number of PSU, 16 number of PSU, no privatization. VP Singh created 2 number of PSU, no privatization. PV Narasimha Rao created 14 number of PSU, no privatization. I.K. Gujral, H.D. Devegowda created 3 number of PSU, no privatization. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization, and our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU, and he privatized 23 number of PSU of our country. So this is what we have done 70 years. And what you have done in 8 years. Not only that, madam, one more. जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 46 साल की सबसे हाई पे है इस टाइम, और उसमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वादा किया था सरकार ने, वो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और उन्होंने कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने 23 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई थी। जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो उन्होंने 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई थी। जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने 66 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई थी। और जब मनमोहन देसाई अपना जो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई थी। और उसके बाद वीपी सिंह साहब थे, उन्होंने 2 पीएसयूज बनाई थी। पर पीवी नरसिम्हा राव ने 14 पीएसयूज बनाई। आई.के. गुजराल साहब ने 3 पीएसयूज बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कार्यकाल में 17 पीएसयूज बनी, उसमें 7 का निजीकरण हुआ। मनमोहन सिंह जी के समय पे 23 पीएसयूज नई घोषित हुई, इसमें 3 पीएसयूज जो थी वो प्राइवेट सेक्टर में गई। और मोदी साहब जो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं है, पीएसयूज को सशक्त करना है, कोई नया पीएसयू नहीं बना और उल्टा 23 प्राइवेट कंपनियां जो हैं 23 पीएसयूज जो हैं वो प्राइवेट हो गई। तो ये आंकड़ा उन्होंने दिया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सरकार वादा खिलाफी करती है, कहती कुछ है करती कुछ है, तो इस पर सरकार से पब्लिक को सवाल करने चाहिए कि आपने कहा क्या और किया क्या। 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आने थे, वो तो आए नहीं। 2 करोड़ रोजगार हर साल आने थे, आए नहीं। किसान की आय दुगनी होनी थी, दुगनी होने की बजाय उनकी आय आधी रह गई, खर्चा डबल हो गया। और एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें मध्य प्रदेश की पार्वती नदी पे एक किसान ने अपने पूरा जो गार्लिक कहते हैं इसको, लहसुन की खेती जो है वो पूरी नदी में बहा दी, क्योंकि जब वो गया मंडी में बेचने तो उसको 1 रुपए से लेके 3 रुपए रेट मिल रहा था। कहता है इतने में तो मेरा डीजल पेट्रोल कॉस्ट कवर नहीं होगी जो मैं सामान लेके आया हूँ। तो उसने कहा वापस क्या लेके जाऊंगा, नदी में ही फेंक देता हूँ। तो वो उसने सारी फसल अपनी लहसुन की नदी में फेंक दी, जबकि बड़े शहरों में 100-120 रुपए किलो नींबू अपना लहसुन मिलता है। तो अब आप ये देखिए कि इसका मार्जिन कौन खाता है। ये बीच के जो व्यापारी हैं या जो बीच के लोग हैं, ये किस तरीके से होर्डिंग करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए। और ये एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। व्यक्ति की
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जैसे कि आपने देखा, उन्होंने कहा कि मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं इस देश में कोई साधन अपना बिकने नहीं दूंगा, कोई पीएसयू अपना बिकने नहीं दूंगा, इस देश की संपदा को बिकने नहीं दूंगा। तो ये सब बातें उन्होंने कहीं पर, एक तरफ तो वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ देश की संपदा भी बेच रहे हैं, प्राइवेट निजीकरण हाथों में दे रहे हैं। गौतम अदानी जी को तो अब Z+ सिक्योरिटी मिल गई, अंबानी जी के पास तो पहले ही हो गई थी Z+ सिक्योरिटी, जब उनका बॉम्ब होक्स हुआ था, स्कॉर्पियो वाला केस हुआ था जिसमें एक पुलिस वाला भी महाराष्ट्र में अरेस्ट हो गया था। तो अब अदानी जी के पास भी Z+ सिक्योरिटी है, अंबानी जी के पास भी है। और अमित शाह जी ने तो ये भी कह दिया कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी से CISF को हटा के जो निजी उद्योग हैं उनकी सिक्योरिटी में उनको लगाना चाहिए, ताकि वो अपनी तनख्वाहें खुद निकालें। और सरकार PSUs की पेंशन से मुक्त होना चाहती है, अग्निवीरों की पेंशन से मुक्त होना चाहती है। इस देश के जो वृद्ध और जो लोग रिटायर होते हैं सरकारी नौकरी से, उनकी पेंशन से मुक्त होना चाहती है। वो ये भी कहती है कि 60% बजट जो हमारा आर्मी का है वो पेंशन में चला जाता है, हम लोग आधुनिकीकरण नहीं कर सकते। GDP का 15 से 16% पैसा जो है वो सैलरीज में चला जाता है। और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सीधे डायरेक्ट सेंटर के अंडर आते हैं, उनका DA पिछले 5 सालों में डियरनेस अलाउंस 18% बढ़ाया गया, 8% अभी रिसेंटली 7th पे कमीशन में। तो ये पक्षपात क्यों है कि एक तरफ तो आप DA सैलरीज बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप रिक्रूटमेंट कम कर रहे हैं, पेंशन काट रहे हैं। तो ये फायदा क्या सिर्फ सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं और आपके साथ काम करें और आपके मंसूबों को आगे शामिल होने दें? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है और करती क्या है। आखिरी में ये क्लिप आप देखिए, इसमें मैंने आपको जैसे कहा कि जो PSUs हैं उसमें कितनी बीजेपी गवर्नमेंट में कितनी PSUs अफेक्ट हुई हैं। जॉबलेसनेस कोल इंडिया का फॉर एग्जांपल इसमें डाटा दिया हुआ है कि मार्च 2020 में 2,72,000 एम्प्लॉयज थे, 2,48,000 रह गए, टोटल नौकरियां चली गई 24,000, LIC में 9,000 नौकरियां चली गई, SBI में 5,000 नौकरियां चली गई, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4,477 नौकरियां चली गई। इस तरीके से 2,85,000 करोड़ नौकरियों का PSUs में नुकसान हुआ है। अगर प्राइवेट में वो कवर भी हुआ है तो उससे कोई देश की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी नहीं है, उल्टा नेगेटिव में है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को चाहिए कि ये सब सवाल अपने मित्रों से, अपने लोगों से, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, इन सब बातों को डिस्कस कीजिए। एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि PSUs गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट के कई एग्जाम्स, जैसे RRB है, NTPC है, SSB, SSC, PSUs, अभी तक उनके एम्प्लॉयमेंट पेंडिंग है। एग्जाम्स के रिजल्ट में वाइवा होगा, कई एग्जाम्स दोबारा कराए गए, कई पेपर लीक हो गए। आपने देखा SSC स्कैम में कैसे वेस्ट बंगाल में पार्था जो उनके वहाँ के मिनिस्टर थे, उनके यहाँ कितना पैसा मिला उनके घर से और उनकी महिला मित्र के घर से, और किस तरीके से RRB, NTPC पे आपने देखा बिहार में अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक बड़ा आंदोलन छात्रों का, जिन्होंने एग्जाम देके जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद कहा जाता है कि पेपर लीक हो गया था, एग्जाम दोबारा होगा, और फिर सब्जेक्ट्स बढ़ाए जाते हैं, फिर उसमें वाइवा की शर्त डाली जाती है। तो इस तरीके से तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो छोड़िए, $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते शुक्रवार फिर आपसे किसी नए सब्जेक्ट में मिलूंगा, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।